हेलो स्टूडेंट, पुराने वीडियो लेक्चर में हम कॉटन की बात कर रहे थे। कॉटन, ठीक है ना, कॉटन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। फाइबर क्राफ्ट थी आपकी। फाइबर क्राफ्ट में कौन सी क्राफ्ट थी? कॉटन क्राफ्ट थी। इसके बारे में यानी कि गॉसिपियम स्पीसीज, इसी के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसे हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी कहा जाता है इसे। और बैकबोन ऑफ एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। वही सब बातें हो गई थी। वो बात यहाँ तक हो गई थी। H4 वैरायटी भी बता चुके थे, है ना, कैसे निकाली गई है। और कपास रेशा यानी कॉटन फाइबर की बात जहां तक चल रही थी, ठीक है। कॉटन फाइबर में हमने एक बताया था फज और एक बताया था लिंट, ठीक है। ये दोनों हो गए थे। फज क्या होता है? सीट के ऊपर जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, छोटे छोटे फाइबर होते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं फज होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फज बोलते हैं। जो अंकुरित होने में दिक्कत करते हैं, बुआई करने में समस्या होती है। क्या होती है? जब छोटे छोटे फज होते हैं, जैसे कि ये सीड है, सीड के ऊपर छोटा छोटा रेशा होता है, तो क्या होता है, इसमें चिपक जाते हैं सीड एक के, यानी बीजों का गुच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है? बीजों का गुच्छा बन जाता है। तो जिसको बोने में फिर निकालना पड़ता है एक एक। ये सारी समस्याएं आती हैं, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने बताया था, एक रात में भिगो देते, दूसरे दिन सैंड से या बालू से या राखी से उसको रगड़ कर अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? डिफजिंग कहलाता है। फिर लिंट फाइबर की बात, तो लिंट फाइबर क्या होता है? कहने का मतलब लिंट फाइबर क्या होता है? लिंट फाइबर कहने का मतलब ये पौधे के प्रजनन भाग से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जो पौधे के प्रजनन भाग से प्राप्त होता है वही लिंट फाइबर कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपका कैप्सूल होता है, कैप्सूल जब फूटता है, ठीक है ना, जो बॉल जिसे कहते हैं, बॉल बॉल बनता है, बॉल जब फूटता है तो उससे जो फाइबर प्राप्त होता है वही लिंट फाइबर कहलाता है। क्लियर? तो वो किस भाग से प्राप्त होता है? प्रजनन भाग से, क्योंकि उसमें सीड बनता है, ठीक है। तो वो लिंट फाइबर कहलाता है। एक होता है बास्ट फाइबर। क्या होता है? एक ये भी बिंदु जहां तक हमने कल नहीं बताया था, बास्ट फाइबर। तो बास्ट फाइबर क्या होता है? बास्ट फाइबर वो होता है जो पौधे के वनस्पतिक भाग से प्राप्त होता है। क्या? पौधे के वनस्पतिक भाग से प्राप्त होता है। वनस्पतिक भाग से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? वनस्पतिक भाग से प्राप्त होता है। जैसे कि जूट हो गया, क्या? जूट हो गया और मेस्टा हो गया। ये सब में क्या होता है? ये क्या होता है, मतलब ये जो उसके जो छिलका होता है, ठीक है, उससे निकाला जाता है। क्या? पौधे के वनस्पतिक भाग से जो निकाला हुआ वेजिटेटिव पार्ट से जो फाइबर प्राप्त होता है वो आपका बास्ट फाइबर कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है, जहां तक हमने बता भी दिया, जो बेल होती है, ठीक है ना, कॉटन का जो बेल होता है उसका वजन 170 किलोग्राम होता है, और जूट का 180 किलोग्राम होता है, और मेस्टा का आपका 181 किलोग्राम होता है, और रेशम का 60 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अब आगे बात करते हैं हम, एक इसमें टर्म होता है, पता नहीं बताए थे कि नहीं बताए थे पिछली क्लास में। चलिए देखते हैं अब आगे। एक होता है नेपीनेस, नेपीनेस, और एक होता है नेपीनेस। ये दो टर्म होते हैं, ठीक है ना। ये दो टर्म, एक नेपीनेस एक नेपीनेस। तो जो रेशम की मोटाई समान, इसका मतलब होता है रेशम की असमान मोटाई से रिलेटेड है। किससे? असमान मोटाई से रिलेटेड है, ठीक है। और निपीनेस किससे रिलेटेड है? तो खुरदरा और ढेलेदार फाइबर से रिलेटेड है। खुरदरा एवं खुरदरा एवं ढेलेदार रेशे से रिलेटेड है। क्लियर बात? तो ये दो टर्म थे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि इसमें कुछ कंटेंट होते हैं, जैसे कि अब इसके आगे बात करते हैं हम कि कॉटन जो है, ये भी जान रहे होंगे, कॉटन जो है C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? C3 प्लांट होता है ना। कार्बन के 3 चक्र पाए जाते हैं, C3 प्लांट होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं जो बॉल पाए जाते हैं इसमें, जो बॉल होते हैं, ठीक, जिसे कैप्सूल बोलते हैं, जो फ्रूट टाइप होता है, बॉल। बॉल का अगर वेट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? बॉल वेट की, तो 4 से 5 ग्राम होता है। प्रति बॉल का जो वेट होता है कितना होता है? 4 से 5 ग्राम होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें ऑयल कंटेंट कितना पाया जाता है, क्या ऑयल कंटेंट कितना पाया जाता है?
तो 14.5 से 25% पाया जाता है। ठीक, कितना पाया जाता है? ऑयल कंटेंट कितना, तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसमें जो है 14 से 25। अगर इसमें टॉक्सिक पिगमेंट पूछा जाए, टॉक्सिक यानी विषैला पदार्थ भी पाया जाता है, या फिनॉल पूछा जाए पिगमेंट, तो गॉसिपॉल क्या पाया जाता है? गॉसिपॉल नामक रसायन पाया जाता है। ठीक है ना, जो कि ना, अच्छा ये पाया किसमें जाता है? जब ऑयल निकाल लेते हैं तो उसकी खाली में पाया जाता है। ये जो है एक तरह का नॉन एडिबल होता है। टॉक्सिक होता है तो ये नॉन एडिबल होता है। कैसा होता है? नॉन एडिबल होता है, खाने योग्य नहीं होता है, अखाद्य होता है। फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं इसका जो बीज पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या टेस्ट वेट की बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे टेस्ट वेट। टेस्ट वेट में देखते हैं, एक होता है देसी कॉटन और एक होता है एक अमेरिकन कॉटन। कौन सा होता है? अमेरिकन कॉटन। ठीक है, ये दो प्रकार के कॉटन होते हैं। अमेरिकन कॉटन को न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं और देसी कॉटन को ओल्ड वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं। तो देसी कॉटन का जो सीड सॉरी टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? 40 से 60 ग्राम होता है। और आपका अमेरिकन का जो होता है 80 से 100 ग्राम होता है। तो ये भी याद रखिएगा आपका, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देसी कॉटन जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन थे उसका टेस्ट वेट कितना होता है? 40 से 60 होता है और अमेरिकन का 80 से 100 होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, कहने मतलब टेस्ट वेट हमने क्लियर कर लिया है कितना क्या होता है। फिर हमने वजन भी बता दिया है कि जो एक बेल होती है, बेल का मतलब गांठ होती है, उसका वेट कितना होता है, इस पर भी बात कर लिया है। अब बात करते हैं जो जनन वृद्धि यानी जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होता है। तो सबसे पहले जनन वृद्धि में बात कर लेते थोड़ी सी, जो सिंपोडियल ब्रांच पर होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। फिर उसके बाद क्या बनता है? सबसे पहले क्या बनेगा आपका? स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर के बाद क्या बनेगा? पुष्प बनेगा। क्या बनेगा? पुष्प बनेगा। और पुष्प के बाद क्या बनता है? बाल बनता है। क्या बनता है? बाल। ये प्रोसेस होता है, ये क्रम होता है। ठीक है ना, यानी कि जो जनन वृद्धि होता है कैसे? स्क्वायर बनता है, स्क्वायर के बाद फिर क्या बनता है? पुष्प बनता है, फिर बाल। जैसे कहा जाए कि बाल बनने का प्रोसेस क्या है, तो बाल बनने का प्रोसेस ये है, सबसे पहले स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर होता क्या है? ठीक है ना, तो स्क्वायर होता क्या है अगर ये पूछा जाए तो कपास में फूल का निकलना है ना, फूल के लिए जो कलिका निकलती उसे ही स्क्वायर बोलते हैं। फिर उससे क्या होता है? पुष्प बनता है। ठीक है, क्या बनता है? पुष्प बनता है। फिर पुष्प से बॉल बनता है। ठीक, क्लियर इतनी बात। फिर अगली बात ये करते हैं, अगर बात की जाए कि कल्टीवेशन में क्या क्रम है, जैसे कि हमने 4 स्पीसीजें पढ़ी। ठीक है, अर्बोरियम, हर्बेसियम और हिरसुटम और बारबेंडेंसिस। ठीक है, ये 4 पढ़ी। तो इनका कल्टीवेशन का यानी कि क्रम क्या है? तो सबसे पहले हाइब्रिड। क्या है? हाइब्रिड वैरायटी सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड की जाती है। फिर उसके बाद कौन सा है? हिरसुटम है। फिर उसके बाद हिरसुटम है। ठीक है, हिरसुटम हो गया। फिर उसके बाद अर्बोरियम आता है। क्या आता है? अर्बोरियम हो गया। फिर उसके बाद हर्बेसियम आता है। हर्बेसियम आता है। फिर उसके बाद बारबेंडेंसिस होता है। बारबेंडेंसिस, बारबेंडेंसिस। ठीक है, ये स्पीसीज होती हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बीटी कॉटन। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कल्टीवेटेड होता है बीटी होता है, फिर हाइब्रिड होता है, फिर हिरसुटम होता है, फिर आपका आर्बोरियम होता है, फिर हर्बेसियम होता है, फिर बारबेंडेंसिस होता है। ये क्रम होता है। ठीक है ना, जो कल्टीवेटेड एरिया है। तो लगभग लगभग जितनी भी जनरल जानकारी थी इससे रिलेटेड वो हो गई है, और जो बची होंगी वो हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, इसमें सब कुछ लगभग लगभग हो ही गया है। अब बच्चा है जैसे कि क्लाइमेट, कैसी क्लाइमेट इसके लिए बढ़िया होती है ना, जलवायु कैसी जलवायु का है। तो बात करें जैसे क्लाइमेट की, क्लाइमेट इसके लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए? ट्रॉपिकल होनी चाहिए। सॉइल की बात करें तो सॉइल कैसे होनी चाहिए? सब कोई जानता है, काली मृदा, ब्लैक सॉइल, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना,
एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि कैसे सॉइल होनी चाहिए। बात थोड़ी सी इसमें करने लायक है, क्लाइमेट में जो टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट का होता है, लेकिन जैसे कि जर्मिनेशन की बात की जाए, जर्मिनेशन, ठीक है ना, तो जर्मिनेशन किस टेम्परेचर पर होता है, तो जर्मिनेशन आपका 20 से 38 अंश सेल्सियस के बीच में बढ़िया होता है। फिर अगर इसी में बात कर ली जाए वेजिटेटिव ग्रोथ का कितने टेम्परेचर पर होता है, यानी वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है, वनस्पतिक वृद्धि होती है, वो किस टेम्परेचर पर होता है, किस तापमान पर होता है, तो वो होता है आपका 21 से 27 अंश सेल्सियस पर बढ़िया होता है, ठीक है। फिर बात किया जाए प्रोडक्टिव, जब यानी कहने प्रजनन होता है ना, प्रोडक्शन टाइम यानी प्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन टाइम लिख लीजिए, है ना, प्रजनन समय, रिप्रोडक्शन टाइम टेम्परेचर क्या होता है, उतनी समय क्या होना चाहिए, तो उतनी समय जैसे देखा जाए तो रात का जो है नाइट का टेम्परेचर 20 अंश सेल्सियस होना चाहिए और डे का जो है आपका 30 अंश सेल्सियस इज बढ़िया होता है, यानी कि एकदम परफेक्टली होता है। अगर बढ़िया आइडियल यानी कल्टीवेशन के लिए एक अच्छा आदर्श तापमान की बात की जाए तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये सबसे बढ़िया होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सीड रेट की, किसकी, सीड रेट की। तो 4 स्पीसीज हैं जिनको हमें पढ़ना है, जिनके बारे में हमें जानना है, तो उन चारों स्पीसीजों के बारे में हम देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहले आपकी हिरसुटम, गॉसिपियम हिरसुटम, ठीक है, इसमें सीड रेट कितना होता है, तो इसमें सीड रेट आपका हो जाएगा 13 से 15 किलोग्राम, 13 से 15 प्लस होता है, 15 से 17 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अब ये तो हो गई आपकी बीज दर, हो गई, क्या हो गई, ये आपकी सीड रेट की बात की थी ना, तो ये सीड रेट हो गया, आपका सीड रेट हो गया। फिर उसके बाद इसी में देख लेते हैं स्पेसिंग भी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, स्पेसिंग यानी अंतरण दूरी, यानी पौधा और पंक्तियों के बीच में जो स्पेसिंग होती है, दूरी होती है, वो कितनी होती है, तो 60 गुणे 45 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। फिर बात करते हैं, अब इसी में ये भी बात कर लेते हैं, इसी में दर्शा लेते हैं सोविंग टाइम क्या होता है, तो मई का जो है फर्स्ट वीक, कौन सा वीक, फर्स्ट वीक, क्लियर बात, ये होता है। अब हिरसुटम हो गया, गॉसिपियम हिरसुटम, फिर उसके बाद गॉसिपियम आपका अर्बोरियम, अर्बोरियम, गॉसिपियम अर्बोरियम और हर्बेसियम, इन दोनों का जो सीड रेट होता है लगभग लगभग सेम होता है, 12 से 15 किलोग्राम, कितना, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। बात की जाए स्पेसिंग के, अंतरण दूरी की, तो 60 गुणे 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर इसको बुआई का समय देखा जाए तो मई जून होता है, क्या होता है, मई और जून होता है। फिर उसके बाद अगली स्पीसीज की बात कर लेते हैं, गॉसिपियम बारबेंडेंसिस, बारबेंडेंसिस, ठीक है ना, तो इसमें आपका सीड रेट कितना होता है, तो 10 से 15 किलोग्राम होता है, कितना होता है, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसमें अगर बात कर ली जाए स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, तो 75 गुणे 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसका भी बुआई का समय मई एंड जून होता है, ठीक है, क्या होता है, मई और जून होता है। फिर उसके बाद आपका जो कल्टीवेटेड है वैरायटीज है, जैसे हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड, ठीक, जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं उसमें सीड रेट कितना रखते हैं, तो हाइब्रिड जो वैरायटियां हैं उनमें जो सीड रेट होता है 2 से 4 किलोग्राम होता है, क्या हाइब्रिड सीड कितनी मात्रा लेते हैं, 2 से 4 किलोग्राम। फिर बात करते हैं अगर स्पेसिंग कितनी रखे तो 90 इंटू 60, 90 गुणे 60 सेंटीमीटर करते हैं, और इसका भी बुआई का समय वही होता है, मई जून होता है, ठीक है, क्या होता है, मई और जून होता है। फिर उसके बाद बीटी कपास, ठीक है सॉरी, बीटी काटन, तो इसमें 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर परफेक्ट होता है भैया, ठीक है, और 90 गुणे 60 सेंटीमीटर इसमें भी होता है, और बुआई का समय वही मई और जून इसमें भी होता है। तो ये इतनी सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी।
उम्मीद करते हैं। फिर इसी में जैसे कि एक मेथड इसमें और अपनाया जाता है, यूएनआर मेथड। कौन सा मेथड अपनाया जाता है? यूएनआर, जिसका मतलब होता है अल्ट्रा नैरो रो। इसमें जो है ये सिस्टम अपनाया जाता है कॉटन में। हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है इसमें। जो है कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो स्पेसिंग होती है 19 होता है। कितना होता है? लगभग 2,77,000 77 या 75,000, 70 या 75,000, लगभग इतना लिख लीजिएगा, लगभग, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा। प्लांट प्रति हेक्टेयर आपका आता है। क्लियर बात? इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं। फिर अगला बिंदु बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट की। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट में हमने बताया है कि डिफ्यूजिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? डिफ्यूजिंग किया जाता है। डिफ्यूजिंग कैसे करते हैं वो हमने बता चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वैरायटी। तो वैरायटी में हमारी जैसे कि अर्बोरियम की कौन कौन सी वैरायटी है, हिरसुटम की कौन कौन सी वैरायटी है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपकी हो गई कौन कौन सी, लोहित हो गई, श्यामी हो गई, क्या हो गई, लोहित हो गई, श्यामी हो गई, और RG8 हो गया, RG1 हो गया, RG18 हो गया, और विरनार हो गया। ये सब किसकी किस्में हैं? तो ये आपकी गॉसिपियम अर्बोरियम स्पीसीज की किस्में हैं। ठीक है, अर्बोरियम की स्पीसीज की किस्में हैं। क्लियर बात? फिर उसके बाद बात करते हैं हम कि दूसरी स्पीसीज कौन सी। जैसे दूसरी स्पीसीज है आपकी हर्बेसियम। ठीक है ना, कौन सी है? गॉसिपियम हर्बेसियम। इसकी कौन सी मुख्य किस्में हैं? तो इसकी जैसे कि दिग्विजय हो गई। कौन सी हो गई? दिग्विजय हो गई, संजय हो गई, और दिग्विजय हो गई, संजय हो गई, जयधर हो गई, और अजंता हो गई। कौन सी हो गई? अजंता हो गई। क्लियर इतनी बात? ये हो गई हर्बेसियम की वैरायटियां। फिर उसके बाद हिरसुटम की देख लेते हैं। किसकी? हिरसुटम। ये अमेरिकन कॉटन की किस्में है। ये दोनों जो आपके है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन की किस्में थी। अब ये हिरसुटम अमेरिकन कॉटन गॉसिपियम हिरसुटम की किस्में कौन कौन सी हैं? तो इसमें लिखिएगा कौन कौन सी है। गंगा नगर अगेती, गंगा नगर अगेती हो गई आपकी। क्लियर? फिर गंगानगर अगेती के बाद बीकानेरी हो गई आपकी। कौन सी हो गई? बीकानेरी। फिर अगले किस्म महालक्ष्मी, फिर लक्ष्मी, महालक्ष्मी, लक्ष्मी, ये भी किस्म है। अगेती, ये भी किस्म ही है, अगेती हो गई। ओम शंकर, ओम शंकर इसी की है? नहीं, ओम शंकर इसकी नहीं, ओम शंकर हाइब्रिड की। MCU5 हो गई। क्या? MCU5 हो गई। और इटेसी बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है ना, जैसे विकास हो गई, ये सब इसके हैं। फिर उसके बाद आगे हाइब्रिड वैरायटी हैं कुछ। हाइब्रिड वैरायटी इधर देख लेते हैं। हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी हैं? पहली हो गई जैसे मरु विकास। मरु विकास जो है आपकी
ये राजस्थान की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। कहाँ की? राजस्थान की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है। क्लियर? फिर उसके बाद धन लक्ष्मी हो गई, धन लक्ष्मी, ये भी आपकी हाइब्रिड वैरायटी धन लक्ष्मी। फिर उसके बाद ओम शंकर हो गई, कौन सी? ओम शंकर। क्लियर? फिर उसके बाद फतेह हो गई, क्या? फतेह, ये भी आपकी हाइब्रिड वैरायटी फतेह। फिर उसके बाद सूर्या, कौन सी है? सूर्या, ये भी आपकी हाइब्रिड वैरायटी है। फिर इसमें हाइब्रिड में एक है 2,4-D से रेजिस्टेंट, जिसमें कि TFD-A जीन जिस वैरायटी में डाल दिया जाता है वो 2,4-D के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। अच्छा, 2,4-D कॉटन में क्यों नहीं डाला जाता है? तो कॉटन में इसलिए नहीं डालते क्योंकि उसमें लिटिल लीफ जैसी समस्या हो जाती है, छोटी छोटी पत्ती रह जाती है। जब छोटी छोटी पत्ती रह जाती है तो उसमें जो है यानी मतलब आगे क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता, और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए 2,4-D का प्रयोग इसमें चौड़ी पत्ती यानी कि हर्बिसाइड के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है, यानी ग्लाइफोसिट के प्रति जो है ग्लाइफोसिट, जिसका व्यापारिक नाम है क्या? ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट को जो है इसकी कल्टीवेशन में उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये जो है ग्लाइफोसेट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। अच्छा, प्रयोग तभी कर सकते हैं जिस वैरायटी में हमने TFD-A जीन को डाल रखा होगा, ठीक है ना, उसमें डाला होगा, मॉडिफाइड किया होगा, उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर बात इतनी? बढ़े आगे। अब इतनी बात हो गई, आगे अब हम बात करेंगे, केवल मुख्य बातें ही बात करते हैं। देखो वैरायटी हो गई है तो बताने को बहुत कुछ। अब इसमें केवल FYM की बात कर लेते हैं। FYM तो 15 से 20 टन डालिए प्रति हेक्टेयर। NPK नाइट्रोजन की बात की जाए 100 से 150 किलोग्राम डालिए प्रति हेक्टेयर, लेकिन 2 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, कितने बार में? 2 से 3 बार में। फास्फोरस की अगर बात की जाए तो 40 से 60 किलोग्राम, इसको इकट्ठा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में, अगर मन हो तो 2 बार में डाल दीजिए, है ना। और पोटास जो है आप डालते हैं कितना? 30 से 40 किलोग्राम, इसको भी एक बार में डाल सकते हैं। ये तो हो गए कुछ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर की बात हो गई, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वीट कंट्रोल की। क्या है की बात करेंगे? अगला दिन होगा आपका वीट कंट्रोल या वीट मैनेजमेंट की बात होगी। तो सब लोग जानते हैं कि प्रारंभिक क्रियाएं जो भी की जाती हैं वो करनी ही करनी होती है, अगर वो नहीं करना चाहते, ठीक है ना। अच्छा, प्रारंभिक क्रियाएं कर दी जाती है तो कहने मतलब वायु का संचार बढ़िया से हो जाता है, प्रकाश अच्छे से लग जाता है, बहुत से ऐसे कहने का मतलब डिजीज होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं धूप की वजह से, ठीक है ना। बहुत सारे फंगस होते हैं वो जो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर जैसे वीट केवल कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? वीट कंट्रोल के लिए हम सबसे बढ़िया जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फ्लूक्लोरीन, जिसे आप बेसालिन के नाम से जानते हैं। फ्लूक्लोरीन फ्लोक्लोरीन, ठीक है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? बेसालिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसालिन के नाम से जानते हैं। इसको कब डालते हैं? बुआई से पहले डालते हैं। कब डालते हैं? बुआई से पहले डाला जाता है। कितनी मात्रा डालते हैं? तो 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। कितना? 1 kg प्रति हेक्टेयर की दर से ये डाला जाता है, 1 kg। ठीक, एक तो ये हो गया बुआई से पहले, और एक हो गया आपका पेंडिमेथिलीन या ट्राइफ्लोरीन। पेंडिमेथिलीन या ट्राइफ्लोरीन, इसको जो है कब डालते हैं? बुआई के बाद, लेकिन अंकुरण से पूर्व। कब डालते हैं? लेकिन अंकुरण से पूर्व डाला जाता है, ठीक है ना। क्या मात्रा होती है इसकी?
किस मात्रा में डालना है, तो इसको जो है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक, इसको प्रयोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर अंकुरण हो जाता है तो सबसे बढ़िया आपका वीडीसाइड या हर्बिसाइड की बात कर ले, यानी शाकनाशी का कौन सा है, तो ड्यूरान का डाईयूरान का प्रयोग करते हैं। क्या मात्रा लेते हैं इसकी, 0.5 किलोग्राम, कितना 0.5 किलोग्राम 0.5 केजी यानी आधा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूज किया जाता है। इस तरीके से हम कॉटन में जो है खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बातें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें हार्वेस्टिंग कब किया जाता है, तो हार्वेस्टिंग जो है मध्य अक्टूबर के समय किया जाता है। हार्वेस्टिंग मध्य अक्टूबर में किया जाता है। कब किया जाता है, मध्य अक्टूबर में किया जाता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग कब करते हैं इसमें हम, तो मध्य अक्टूबर में करते हैं। अगर और कितनी अवटाई की जाती है, यानी अवटाई का मतलब जैसे अवटाई शब्द सुनते हैं तो वो उसके हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, कहने मतलब इसमें 2-3 अवटाई मुख्यतः की जाती है, यानी कि मध्य अक्टूबर से शुरू हो जाती है, ठीक है। 3-4 अवटाई की जाती है। फिर बात कर लेते हैं कि इसमें जो एल्ड है क्या है, लास्ट पॉइंट एल्ड, उपज की बात कर लेते हैं। उपज क्या होता है, तो उपज जो आपका देसी कॉटन है, वो देसी कॉटन क्या ये कह लीजिए सीड कॉटन, क्या कहेंगे, सीड कॉटन, ठीक है ना। सीड कॉटन बोला जाता है, तो सीड कॉटन का जो एल्ड है वो कितना होता है, तो ये जो होता है 15 से 20 क्या कुंटल, क्या होता है, कुंटल पर हेक्टेयर होता है, ठीक है ना। और हाइब्रिड का क्या होता है, हाइब्रिड का लगभग 250 से 250 से नहीं सॉरी 25 से 30 कुंटल, कितना है देसी ये जो आपका है 15 से 20 कुंटल ये एवरेज है, ठीक है ना, ये एवरेज है। और 25 से 30 हाइब्रिड का होता है, और 25 से ही 30 समथिंग बीटी कपास का होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कुछ एल्ड, ठीक है। उसके बाद रही बात इसमें आपके कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से डिजीज लगते हैं, तो इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं जो चर्चा करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक।